हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो ये वीडियो है आपकी फॉरेस्ट में आने वाले जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं, उत्तराखंड का एनवायरनमेंट और जो नेशनल लेवल का एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड, क्योंकि साइंस तो हमने कर ही ली है। एनवायरनमेंट में उत्तराखंड में बेसिकली जीएस नहीं आती है। यहाँ पूछा जाता है आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कितने आपके यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, बाकी फॉरेस्ट का कितना यहाँ पे कवर है, ट्री का कवर कितना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी वेराइटीज हैं आपके फॉरेस्ट की, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो जो बेसिक जीएस है वो इसमें नहीं आती है, ये एक ड्रॉबैक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्तराखंड में जितना भी एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को सोचते हुए अपना एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं उससे हमें थोड़ा आइडिया भी आता है कि क्या पूछते हैं। बेसिकली इन्होंने नेशनल पार्क को घुस घुस के हर तरीके से पूछा, उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ आंदोलन हुए जैसे चिपको आंदोलन, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे गौरा देवी के बारे में पूछ लिया, फिर वो कहाँ से रहती थी। अब हो सकता है ये पूछ लें कि सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ से थे, उन्होंने कहाँ पे अपना जो है आंदोलन शुरू किया। तो ये है उत्तराखंड वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो फॉरेस्ट का एग्जाम है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड शुरू करते हैं। तो आपका जो ये उत्तराखंड है, इसमें 9 मुख्य वन प्रकार पाए जाते हैं। बेसिकली जो हमारी वाणी है उसमें 8 दिए गए हैं, ये भी 8 ही हैं। उसमें से एक ही जो आपका टुंड्रा वाला पोर्शन है जिसको हम अल्पाइन बोलते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वरना ये भी 8 ही है। फिर एक ही जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही देखेंगे। तो जो उत्तराखंड में वन पंचायत में समुदाय वन प्रबंधन है, कम्युनिटी फॉरेस्ट वाला, तो उसका आदित्य संस्थान है, एक आदित्य, और ये वर्ष 1921 में अस्तित्व में आया था। फिर आपका कुछ फॉरेस्ट जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ट्री कवर का, फॉरेस्ट कवर का, उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो जो ये फॉरेस्ट एरिया है ये टोटल कितना है, ये है 38,000 वर्ग किलोमीटर का, 38,000 वर्ग किलोमीटर का। फिर एक जिसमें से आपका 26,547 वर्ग किलोमीटर क्या है, आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, और 9,885 वर्ग किलोमीटर क्या है, संरक्षित वन है, प्रोटेक्टेड है। वहीं 1568 वर्ग किलोमीटर है अवगिरीकृत वन। फिर जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपका राज्य में 24,305 क्या है, वनावरण क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 45.44% है। वहीं जो आपकी फॉरेस्ट एरिया डेंसिटी है उसके अनुसार 5,055 जो है वर्ग किलोमीटर की है ये, जिसमें क्या चीज है, जो अत्यंत सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वो कितने किलोमीटर फैले हुए हैं, वो 5,055 वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं। और 12,768 वर्ग किलोमीटर आपके मध्यम जो सघन वन है वो फैले हुए हैं। वहीं जो 6,482 वर्ग किलोमीटर है वो खुले वन है, ओपन फॉरेस्ट है। तो कौन से कम है, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो थोड़ा कम है। फिर जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 में जो आई थी और जो 21 की सबसे लेटेस्ट है, उसमें क्या डिफरेंस है कि 2021 की जो आई उसमें हमें 2.09 वर्ग किलोमीटर की क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है वनावरण में। राज्य में जो आपके अभिलिखित वन क्षेत्र है वो कितना है, उसका विस्तार है 38,000 किलोमीटर, जो ऊपर भी बताया है। जो कि आपका भौगोलिक क्षेत्र है, पूरा जोग्राफिकल एरिया, उसका कितना, उसका 71.05 है। टोटल जो हमारा यहाँ पे ट्री कवर है 38,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे जोग्राफिकल एरिया का कितना है, 71.05। वहीं जो ये 45.44 था, ये आपके वनावरण क्षेत्र का, मतलब जो ये वनावरण जो है भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ इतना है, 45.44। ठीक, तो 71.05 क्या है, ये आपका फॉरेस्ट एरिया का, जो टोटल हमारा फॉरेस्ट एरिया उत्तराखंड का, उसका हमारे जोग्राफिकल एरिया का 71.05% है। वहीं हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, उत्तराखंड के 45.44। फिर इस कुछ परसेंटेज हैं जो आरक्षित, संरक्षित एंड अविकृत वन है, उसमें देखेंगे तो अत्यंत सघन वर्ग जो है आपका वो 9.45 है। ये यहाँ पे जो पाई चार्ट है इसके थ्रू भी बताया गया है। ये अत्यंत सघन वन जो है वो आपके टोटल का 9.45 है। सामान्य जो सघन वन है वो 23.87 है। खुला वन जो मिलता है वो आपका 12.12 है, 12। झाड़ी जो है वो 0.73 है, और गैर वन जो है ये है 53.83। ये जो डाटा है ना, इसको थोड़ा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। ये मध्यम सघन वन, खुला वन वगैरह, ये कुछ भी कहीं से भी आ सकता है उठ के डायरेक्टली परसेंटेज में। तो
कंफ्यूजन कर सकता है। फिर इसके बाद है कि सबसे ज्यादा जो है आपका वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो ये इंक्रीजिंग आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल जो है फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में है। फिर है आपका नैनीताल में, फॉलोड बाय उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ मिलता है, तो वो हमारा उधम सिंह नगर में मिलता है, हरिद्वार में, रुद्रप्रयाग में, चंपावत और फिर बागेश्वर में। फिर अब परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपका कहाँ पे है, तो परसेंटेज वाइज आपका नैनीताल में है, चंपावत में उसके बाद, और फिर है गढ़वाल में। फिर न्यूनतम सबसे कम आपका वहीं पे है जहां आपका सबसे कम आपका क्षेत्रफल है, एरिया है जो, तो उधम सिंह नगर में एरिया भी कम था और परसेंटेज वाइज भी उधम सिंह नगर में कम है। वही हरिद्वार में भी कम था और यहाँ पे भी हरिद्वार में कम है। वहां रुद्रप्रयाग की जगह आपका थर्ड नंबर पे आ गया पिथौरागढ़। और थोड़ा ऑल्टीट्यूड वाइज देखें, 49 क्षेत्रवार जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वो मिलते हैं, फॉरेस्ट कवर जो मिलता है वो आपका 1000-2000 मीटर की रेंज में सबसे अधिक माया जाता है। यहाँ पे इस एरिया में जो ये हमारी ऊंचाई है उतने में ज्यादा फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर बोले तो वो उत्तराखंड में पाया जाता है। ये जो 9 प्रकार हैं वो उन्होंने इस तरीके से बांट रखे हैं, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र, पर्णपाती। अगर हम देखें ना उत्तराखंड में विभिन्न जो वन प्रकार हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत उनका प्रतिशत ज्यादा है, तो जो ऊपरी हिमालय चीड़ पाइन वन है, तो चीड़ के जो वृक्ष हैं, के पेड़ हैं, वो सबसे ज्यादा नंबर में है उत्तराखंड में। वो एरिया जो है ज्यादा कवर करते हैं, 27.52। फिर आपका जो वेन ओक वन है, ओक ट्रीज जो होते हैं जिनको क्यू इंकाना भी कहा जाता है, उनका साइंटिफिक नेम है, तो यह है 13.75। और तीसरा आपके आर्द्र शिवालिक जो साल के वन है, साल के ट्रीज जो हैं वो थर्ड नंबर पे आते हैं। इन्होंने ना एरिया ज्यादा कवर कर रखा है। किसने, पहले में आपके पाइन जो वन है उन्होंने, फिर आपके ओक वन ने, ओक ट्रीज ने, फिर साल के वन ने। ये उत्तराखंड में वनों के प्रकार हैं। ये उष्णकटिबंधीय वन जो है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, पर्णपाती शुष्क में है, आर्द्र में है। फिर उसके बाद पर्वतीय वन में, पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय पाइन में है। इसमें से भी हमें जो कैटेगरीज है स्पेशली ट्री के नाम पे पता होना चाहिए कि कौन से में कौन सा पेड़ मिलता है। सेकेंडली थोड़ा रेनफॉल वगैरह के बारे में, और ये कितनी ऊंचाई पे मिलते हैं, इसका एक अलग से अभी टेबल देखेंगे। तो जो आपका उत्तराखंड में वन्य जीव है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कितने 6 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, 7 वन्य जीव अभयारण्य हैं, 4 संरक्षण रिजर्व हैं और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसमें आपका 1936 में पहला कौन सा था, पहला था हैली राष्ट्रीय उद्यान जो नैनीताल जो है उसमें स्थापित है, और ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। फिर स्वतंत्रता के बाद इसका जो नाम था उसको क्या चेंज कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क में। फिर 1957 में जो आपके जिम कॉर्बेट थे वो बहुत ज्यादा प्रकृति के प्रेमी थे, तो उनकी स्मृति में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला क्या नाम था इसका, हेली नेशनल पार्क, फिर रामगंगा, और उसके बाद इसका नाम किया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसको कब किया गया था, 1957 में। 1982 में चमोली के कांचुला पार्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पे, चमोली में के कांचुला पार्क जो है उसमें कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की क्या की गई, स्थापना की गई। वहीं जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है चमोली और फूलों को राष्ट्रीय उद्यान चमोली के क्रमशः। वहीं जो आपका हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी जिले में है वो कौन सा, राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तरकाशी जिले में स्थित है गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य और गोविंद नेशनल पार्क। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तरकाशी में ही है। बाकी जो है इसको टेबल के थ्रू पीछे देखेंगे जिसमें उसका ईयर है फॉर्मेशन का, कब और कौन से जिले में मिलता है वो सब भी है। ठीक है, देश के वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है। कौन सी है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। और ये जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसके प्रधानमंत्री होते हैं आपके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं। फिर भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, ये कब आया था, यह आया था 1972 में। वन्य तथा वन्य प्राणी विषय जो है वो समवर्ती सूची में है। और 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, सम्मिलित किया गया। उत्तराखंड में क्या मिलता है, बाघ मिलते हैं, तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, कस्तूरी मृग, चीतल और सांबर, गिदड़, लोमड़ी सब मिलते हैं यहाँ। तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो देश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, देश का। और उत्तराखंड में ये 3 जिलों में फैला हुआ है, चमोली में, पिथौरागढ़ में और आपके बागेश्वर में। इसकी जो क्षेत्र है वो है 6407 वर्ग किलोमीटर का। और जो एनडीबीआर है
को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करता है इसको, अर्थात एक कोर जोन में और एक बाहरी बफर जोन में। वहीं आपका जो नैना देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये दो कोर जोन है और ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, साइट्स हैं। ये जो अच्छा सा एक हमारा मैप है जो बिल्कुल क्लियर बताता है कि कौन से जिले में आपके कौन सा नेशनल पार्क, पशु विहार, वन्य जीव या फिर संरक्षण रिजर्व है, सब है। तो इसको एक लोग जरूर देखना अच्छे से। जैसे उत्तरकाशी से शुरू करते हैं, तो उत्तरकाशी में कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार। गंगोत्री जो है सबसे बड़ा है। फिर है चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। रुद्रप्रयाग में है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर है तो उससे भी याद रखा जा सकता है केदारनाथ वन्य जीव विहार। फिर जो पिथौरागढ़ है उसमें अस्कोट वन्य जीव विहार। अल्मोड़ा में है विंसर वन्य जीव विहार, मस्क डियर के प्रोटेक्शन के लिए है ये, किसके, मस्क डियर के। फिर है आपका चंपावत, उसमें नंदौर वन्य जीव विहार। उधम सिंह नगर में कोई नहीं है, नैनीताल और चंपावत दोनों में है ये नंदौर वन्य जीव विहार। वहीं आपका पौड़ी में कौन सा है, हरिद्वार और ये देहरादून प्लस पौड़ी तीनों को मिला के है आपका राजाजी नेशनल पार्क। हरिद्वार में झिलमिल जो झील है वो संरक्षण रिजर्व यहाँ पे मौजूद है। देहरादून में आपका मसूरी वन्यजीव विहार मौजूद है। टिहरी गढ़वाल में कुछ नहीं है। तो जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड राज्य का क्या है, सबसे बड़ा है ये। और ये कितना बड़ा है तो देख लेते हैं, एरिया कितना है, 2390 आपका वर्ग किलोमीटर है। और ये उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। वहीं जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्रोत क्या है, गौमुख है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो ये हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है इसी के अंदर सब कुछ स्थित है। वहीं जो इसकी उत्तर पूर्वी सीमा है वो भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय क्या बनाती है, सीमा भी बनाती है। वहीं पश्चिम में जो गोविंद नेशनल पार्क है और दक्षिण में क्या आपका केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो साथ साथ वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सतत, देखो गोविंद ये रहा आपका गोविंद पशु विहार और दूसरा केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये दोनों जो है साथ साथ क्या है, वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सतत परिदृश्य बनाता है। फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका 958 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और गोविंद नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पे और क्या मौजूद है, गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य भी। ये ऊपरी जो टोंस घाटी है के एक भाग के रूप में है जो 1955 में अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। कब किया गया था, 1955 में। जबकि जो हमारा गोविंद नेशनल पार्क है इसको 1991 में अधिसूचित किया गया था। तो जो हमारा केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है ये आपके रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है और ये राज्य में सबसे बड़ी संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना उसमें सबसे बड़ों में से एक है। कौन सा, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। ये कब स्थापना हुई थी, इसकी हुई थी 72 में। फिर राजाजी नेशनल पार्क, ये 3 में एरिया में है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल में। इसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 820 वर्ग किलोमीटर। और ये 2 भागों में विभाजित करती है आपको गंगा नदी। कहाँ, एक चिल्ला रेंज पूर्व में और दूसरी जो है नदी के पश्चिम में स्थित में है। ये जो राजाजी नेशनल पार्क है गंगा नदी के किसके नाम पे बना है, श्री राजगोपालचारी के नाम पे बना है। और जो आपका फिर से लिखा है ये राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है ये 1983 में 3 जो वन्यजीव अभयारण्य थे, कौन कौन से, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से 3 वन्यजीव अभयारण्य से मिलकर आपका राजाजी नेशनल पार्क बना है। तो ये है राजाजी, चीला, तो कौन से हैं ये, राजाजी, चीला और मोतीचूर को मिलाकर अधिसूचित किया गया है। फिर जो राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क है इसको अनेक प्राकृतिक आवास में आपके एशियाई हाथियों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के उद्देश्य यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया है। और इसीलिए यहाँ पे आरक्षित क्षेत्र भी है जिसको शिवालिक हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। फिर आपका जो अप्रैल 2015 है उसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो प्राधिकरण है, प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन में, तो इसमें जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसको बाढ़ आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और जो झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ पे है, ये हरिद्वार के चिड़ियापुर जो वन रेंज है उसमें गंगा नदी के बाएं किनारे पर है। और ये क्या है, एक आर्द्र भूमि है। एक और इसकी खास बात है, ये एक ऑक्सबो झील को प्रतिनिधित्व करता है। कौन, झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व जो है। वहीं जो बाघ रिजर्व है उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंतर्गत अप्रैल 1973 में प्रथम जो बाघ रिजर्व की स्थापना की गई थी उत्तराखंड में की गई थी। वो कौन सा था, वो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क था। पूरे इंडिया में पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर में पहला आपका टाइगर रिजर्व बना है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। फिर है उत्तराखंड जो बाघ रिजर्व क्षेत्र शिवालिक पहाड़ी एवं गंगा के मैदानी भूप्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर जो बाघ गणना थी 2018 के अनुसार कितने बाघ थे 442 बाघ। फिर उत्तराखंड में 2 बाघ रिजर्व हैं, एक कॉर्बेट और एक आपका राजाजी बाघ रिजर्व। फिर ये बाकी डिटेल्स है। फिर हाथी रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट जो एलिफेंट था ये 1992 में चलाया गया था, किसके संरक्षण के लिए, एलिफेंट्स के। और ये उत्तराखंड में शिवालिक हाथी रिजर्व स्थित है।
28 अक्टूबर 2002 को शिवालिक हाथी रिजर्व स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी। कब की गई थी शिवालिक हाथी रिजर्व की? 28 अक्टूबर 2002 को। और वर्ष 2012 की जो हाथी गणना है उसके अनुसार उत्तराखंड में लगभग कितने हाथी थे? तो ये थे 1346, 1346। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इनकी डेट ऑफ ईयर्स के साथ। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो कहाँ स्थापित है? ये है आपके पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल में। वहीं जो इसका ईयर है वो है 1936, हेली नेशनल पार्क के नाम से था उस टाइम पे जाना जाता। तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये 1982 में, ईयर पूछ लेते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके चमोली में है। फूलों की घाटी ये चमोली में है, ये भी 1982, दोनों ये साथ हुए थे। फिर राजा जी जो नेशनल पार्क है ये 1983, एक साल बाद। ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क जो है, जो कि लार्जेस्ट है उत्तराखंड का, वो कहाँ है? उत्तरकाशी में। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी उत्तरकाशी में है। और टोटल जो है ये आपके नेशनल पार्क एक कितना एरिया कवर करते हैं? ये 4915 एरिया कवर करते हैं, जितने भी हमारे 6 हैं टोटल। फिर जो वन्य जीव विहार है वो कौन कौन से हैं, कहाँ पे स्थापित है? एक है मसूरी वन्य जीव विहार। ये कब बना था? ये था 1983 में, 1993, 93 में, 1993। कहाँ पे स्थित है? ये देहरादून में। केदारनाथ जो वन्य जीव विहार है ये 1972, ये चमोली और रुद्रप्रयाग, अभी हमने उसमें देखा था मैप में। और जो गोविंद पशु वन्यजीव विहार है ये है 1955 में बना था, और ये पहला भी है गोविंद पशु वन्यजीव विहार, और ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। अस्कोट वन्यजीव विहार है पिथौरागढ़ में। और सोना नदी वन्यजीव विहार है नैनीताल में। कब बना था? 1987 में। ये सारे चार्ट को आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। वहीं विंसर वन्यजीव विहार जो है वो 88 में बना था, और ये सबसे लास्ट बना हुआ है। ये कहाँ पे? अल्मोड़ा में, मस्क डियर के कंजर्वेशन के लिए। एक और है आपका, सॉरी सबसे लास्ट है नंदोर वन्यजीव विहार, जो कब कहाँ बना है? नैनीताल और चंपावत को कवर करता है, ये दोनों के बीच में है, और ये 2012 में बना। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है? नंदोर वन्यजीव विहार। वहीं जो कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड में वो कितने हैं? 4 हैं। और ये जो वन प्रभाग है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि आसाम आपका वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये कहाँ पे? ये चक्राता वन प्रभाग में है, और ये कितने किलोमीटर की एरिया है? 4.44। वहीं जो झिलमिल है ये हमने देखा था अभी, हरिद्वार वन में है। पौलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व रामनगर वन प्रभाग में, और नंदा देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? नैनीताल में। ये जो जू है वहां पे नैनीताल में, उसी के कंजर्वेशन रिजर्व है ये। अब हम कुछ जो औषधीय क्षेत्र हैं या शोध संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, वो भी पूछी जा सकती हैं। कौन सी हैं, कहाँ पे स्थित हैं, उनका लोकेशन भी पता होना चाहिए। जैसे उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान है, तो ये कहाँ पे? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। फिर है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ये गोपेश्वर चमोली में है। ज्यादातर जड़ी बूटी हमें कहाँ मिलती है? जड़ी बूटी मिलती है हमारे चमोली में। और औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है? सीमैप बोलते हैं जिसको, यह है पंतनगर में। फिर है रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, ये है नैनीताल में। और गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्रीनगर में। वैसे भी नैनीताल जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है वो नैनीताल में ही है, मतलब उसका हेडक्वार्टर, और श्रीनगर में आपकी गढ़वाल का ही है। वन अनुसंधान संस्थान का है FRI, देहरादून में। फिर जीबी पंत हिमालय पर्वतीय एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है, ये है कटारमल कोसी में। फिर है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये है हमारे ऋषिकेश देहरादून में। इंडियन मेडिसिन, ठीक है, अंतर है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स। तो मेडिसिन वाला है मोहान जो अल्मोड़ा में है, और ड्रग्स वाला है ऋषिकेश देहरादून में। वहीं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। कोऑपरेटिव जो ड्रग फैक्ट्री है, तो ये रानीखेत अल्मोड़ा में। थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि जितना मेडिसिन ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड है वो ज्यादातर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ये जो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल है एक सिर्फ ऋषिकेश देहरादून में, बाकी तीनों का लोकेशन अल्मोड़ा 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 है। अगर स्पेशली ताड़ीखेत, मोहान और रानीखेत को छोड़ दिया जाए तो, मतलब उनका स्पेसिफिक लोकेशन छोड़ दिया जाए और जिला पूछा जाए तो तीनों का है अल्मोड़ा में। फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम का है, ये है नैनीताल में। और गढ़वाल का है, ये है पौड़ी गढ़वाल में। तो अब देखते हैं फॉरेस्ट रिलेटेड और चीजें, कि जो देश का प्रथम वन महाविद्यालय था उसका नाम क्या था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। फिर जो 1884 है, 1884, इसमें इसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। फिर 1906 में अनुसंधान जो कार्य है, रिसर्च के काम जो है, उसके साथ जोड़ते हुए इसका नाम क्या रखा गया? नया नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो क्वेश्चन हो सकता है कि जो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल था उसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब रखा गया? तो 1906 में। फिर संस्थान के बढ़ते कार्य से सदानुभाव के कारण 1914 में जो था वो कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर इसे चांदबाग स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया? चांदबाग में। फिर है कि स्वतंत्रता के बाद इसका नाम फिर से चेंज किया गया और फिर रखा गया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो हमारा FRI है उसके पीछे की भी एक हिस्ट्री है।
ठीक है, ये पहला है जो आपका महाविद्यालय के तौर पे। उस वक्त इसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था। फिर इसका नाम जो था इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था 1884 में। फिर 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1914 में इसको चांदबाग क्या कर दिया गया, ट्रांसफर, और लास्ट में इसका फाइनल नाम हुआ इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो है पूरे एशिया में लकड़ी में निर्मित एकमात्र हॉल है, लकड़ी से निर्मित। फिर एक और चीज है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा 1991 में जो वन अनुसंधान संस्थान है को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के बाद में संस्थान में शैक्षिक जो कार्यकलापों में की गई जो बढ़ोतरी की गई, और 2006 में इसने प्लेटिनम जुबली मनाई है। कब मनाई है प्लेटिनम? 2006 में। फिर 1929 में जो आपका है एक और अनुसंधान केंद्र जिसको वन अनुसंधानशाला कहते हैं, वो कहाँ पे कही गई, कुलागढ़ देहरादून में 1929 में। और बाद में फॉरेस्ट रेंजरों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में ही इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई। तो जो ये हमारे सिलेक्ट होंगे फॉरेस्ट रेंजर, ये कहाँ जाएंगे, ये आपके इंडियन फॉरेस्ट रेंजर जो कॉलेज है कहाँ पे, देहरादून के कुलागढ़ में, वहां पे इनकी ट्रेनिंग होती है। फिर ये बेसिक चीजें आ भी सकती हैं पेपर में, नहीं भी आई तो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। फिर कुछ वन संबंधी जो है आंदोलन भी हुए हैं उत्तराखंड में, काफी हुए हैं, फेमस ही है हमारे यहाँ के। ठीक है, तो एक है रवाई आंदोलन। तो स्वतंत्रता में पूर्व जो टिहरी राज्य में राजा जो नरेंद्र शाह थे उनके समय एक वन कानून लागू हुआ था जिसके तहत वह व्यवस्था थी कि किसानों की जो भूमि है को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, जो किसानों की भूमि है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ जो रवाई की जनता थी उन्होंने आजाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को जो दीवान चक्रधर जुयाल थे उनकी आज्ञा से सेना के जो आंदोलनकारी थी उसके सैकड़ों किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है, 30 मई जो तारीख है उसको। और किसके, रवाई आंदोलन में शहीद हुए कुछ सैकड़ों शहीदों के लिए। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है तिलाड़ी आंदोलन। फिर जो चिपको आंदोलन है ये आपका 70 के दशक में आया था। हिम पुत्रियों की जो ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। क्या इनकी थीम लाइन थी कि हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। तो ये रेनी जो विलेज है चमोली का, वहां से शुरू हुआ था 1972 में, और अवैध कटाई को रोकने के लिए। और 1974 में जो चमोली था उसके गोपेश्वर नामक स्थान पर एक जो 23 वर्षीय विधवा महिला थी, गौरी देवी, हम उनको गौरा देवी बोलते हैं। ठीक है, इस आंदोलन के तहत वृक्षों की जो सुरक्षा के लिए ग्रामीण वासियों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपक गए थे, ये सबको पता ही है। फिर चिपको आंदोलन जो महिलाएं थी उनके द्वारा जो 1977 में एक नारा और दिया गया था वो प्रसिद्ध था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और दया, जिंदा रहने के आधार। क्या पता स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सके, लेकिन इतना पता मुझे कि रेनी विलेज जो है चमोली, वहां से स्टार्ट हुई थी चिपको आंदोलन 1972 में। फिर जो चिपको आंदोलन है उनको और शिखर पर पहुंचाने के लिए कुछ और एनवायरमेंटलिस्ट जुड़े थे, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी। तो इन्होंने से लेके गए और आगे, और पर्यावरण की रक्षा हो तथा बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। तो नारे अलग अलग हो रहे हैं, एक जो है क्या है इस जंगल के उपकार अलग है, फिर ये जो बहुगुणा जी ने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। फिर इसी दौरान में जो चमोली के चंडी प्रसाद थे उनको कब मिला था, 1982 में रमन मैक्से पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए, चिपको आंदोलन के लिए रमन मैक्से पुरस्कार। फिर 77 का जो वन आंदोलन था उसमें वनों की नीलामी के विरोध में आपके अक्टूबर 77 में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुए। फिर इसी के बावजूद जो नीलामी की स्थिति इसको क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। फिर फलस्वरूप 78 में संविदा पहली बार जो उत्तराखंड बंद हुआ था। फिर द्वाराहाट के चोचरी व जो पारडी है बागेश्वर में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ जो कटान था वनों का वो बंद कर दिया था। कहाँ पे, चोचरी व पारडी, कहाँ पे, बागेश्वर में। फिर एक और आंदोलन डूंगी पैतौली, चमोली जनपद की जो डूंगी पैतौली में बाज का जो जंगल है उसके काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा आंदोलन किया गया था। डूंगी पैतौली आंदोलन कहाँ के, चमोली जनपद के। और फिर है पानी रखो आंदोलन 80 के दशक में, आपके पौड़ी गढ़वाल, सबका ये सकता है कि शुरू कहाँ से हुआ है। तो डूंगी पैतौली कहाँ से, चमोली से। पानी रखो कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल से। और कौन से गांव से, उपरे खाल से। ये युवाओं के द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। फिर एक इस आंदोलन के सूत्रधार जो थे उपरे खाल के एक शिक्षक थे, उनका नाम क्या था, सचिदानंद भारती। और उन्हें दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया था, दूधातोली लोक विकास संगठन संस्थान। ये भी हो सकता है कि किसने शुरू किया था, तो ये सचिदानंद थे। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया था, उपरे काल। एक और चीज है कि 15 लाख से भी ज्यादा यहाँ क्या करे थे, पेड़ लगाए गए थे। और कुछ आंदोलन के तहत गठित भी की गई, जैसे महिला मंगल दलें भी यहाँ पे गठित की गई हैं।
एक आपका दूधातुली लोक विकास संस्थान भी गठन किया गया। फिर एक रक्षा सूत्र आंदोलन, इसका था कि वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा संकल्प लेने की संबंधी ये आंदोलन था। 1994 में शुरू हुआ था और टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ था, भिलंगना। और यही था कि फिर कुछ होते हैं आपके संकटग्रस्त जीव, पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं जो संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड हैं। तो कौन से हैं, जैसे कस्तूरी मृग है, बारासिंगा है, और सफेद पीठ वाले गिद्ध हैं, लाल सिर वाले गिद्ध हैं, माउंटेन क्वेल और भूरे भालू ऊद बिलाव। एलिमिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन है, कस्तूरी मृग, बारासिंगा, सफेद पीठ वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध और आपके माउंटेन क्वेल, भूरे भालू और ऊद बिलाव। फिर कुछ वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं इनके संरक्षण के लिए। तो ये कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। 1972 में जो केदारनाथ वन्य जीव बिहार की स्थापना की गई थी, तो ये किसके लिए की गई थी, कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए 1972 में। फिर है जो 77 में महरूड़ी जगह है, वहां पे कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई 5 साल बाद। महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की। फिर 80-81 के जो कस्तूरी मृग फार्म है उसकी योजना के तहत 82 में चमोली के जो कांचुला खर्क है उसमें एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। वहीं 86 में कस्तूरी मृगों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ में जो अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य है उसकी स्थापना की गई। कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। कौन सी, अस्कोट। फिर 1991-92 में जो टाइगर वॉच है योजना शुरू की गई, टाइगर वॉच। और हिम तेंदुओं की जो सुरक्षा है उसके लिए एक योजना शुरू की गई है, वो है स्नो लेपर्ड योजना। किसी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है कि स्नो लेपर्ड योजना किससे रिलेटेड है, किसके संरक्षण से रिलेटेड है। तो ऐसे भी पूछा जाता है हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए कौन सी योजना है, स्नो लेपर्ड योजना। फिर है कि जो वनों का है प्रशासनिक विभाजन, ठीक है। तो ये है आपका पहला वन विभागाधीन। तो इसमें कुल जो वन क्षेत्र है वो 70.46% वन की श्रेणी में आता है और पर्यावरणीय और आपदाओं की दृष्टि पूर्ण से सरकारी नियंत्रण रहता है, ठीक है। जो वन है हमारा वो 70% या सरकार के पूरी तरीके से नियंत्रण में रहता है। फिर है राजस्व, जो रेवेन्यू फॉरेस्ट होते हैं आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये है आपका कुल वन क्षेत्र का 13.76%। और इसमें क्या होता है कि पशु को चराने तथा लकड़ी काटने की क्या होती है, छूट होती है। इसमें नहीं होती है 70.46 वाले में। ये पूर्णतः सरकार का नियंत्रण में रहता है, जो वन विभागाधीन होता है। ये आपके वन जो ऑफिशियल्स हैं उसके अंदर ही रहता है। फिर राजस्व वाले में थोड़ी बहुत छूट है पशु चराने और लकड़ी काटने की। फिर है वन पंचायत अधीन, जो पंचायत के अधीन है। तो इसमें आपकी स्थानीय जो वन है उसका पंचायत होकर नियंत्रण करती है। फिर निजी वो अन्य संस्थानीय, तो राज्य के कुल वन क्षेत्र में कितना 0.46, बहुत कम ही है ये। इसमें निजी व्यक्ति, नगर पालिका और नगर परिषद जो होते हैं उनका अधिकार रहता है। तो कितनी वैरायटीज है वनों का प्रशासनिक विभाजन, हमारा जो है 4 उसमें है। फिर कुछ बेसिक है कि वनों से हमें क्या लाभ मिलता है। तो हमें जो अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है उसमें एक ही वनों के कारण वायु और जल मृदा जो है अपर्दन तथा बाढ़ से हमारी भूमि की क्या होती है, रक्षा होती है। इरोजन और बाढ़ से इनसे क्या होती है, रक्षा होती है। वनों की पत्तियां जो होती है गिरने और सड़ने गलने से क्या है, भूमि जो हमारी लैंड है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल बनती है। फिर वो वायुमंडल में CO2 और O2 का जो संतुलन है वो बना रहता है और जलवायु को समय बनाए रखने में वनों की अहम भूमिका होती है। फिर इनसे जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें भी वृद्धि होती है। तो जो ऑप्शन देके भी एलिमिनेशन के तौर पे कुछ भी पूछ सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या है फॉरेस्ट के। तो अधिक वर्षा में भी वनों का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। जिन क्षेत्रों में वनाचार अधिक पाया जाता है वहां वर्षा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। वर्षा भी ज्यादा होती है अगर फॉरेस्ट ज्यादा होता है तो। इसीलिए जो उधर चेरापूंजी वगैरह वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत है, वहां पे भी अच्छी वर्षा होती है। सुंदरवन में भी बहुत फॉरेस्ट है। फिर इस प्रकार स्पष्ट है कि जैव और पर्यावरणीय दोनों प्रकार के संतुलन में वनों की क्या होती है, अहम भूमिका। प्रत्यक्ष लाभ क्या है हमें, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ है कि हम यहाँ से कह सकते हैं लकड़ी मिलती है हमें, औषधियां मिलती हैं, अन्य प्रकार के क्या मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं हमें फॉरेस्ट से। फिर राज्यों में जो वनों से हमें क्या मिलता है, हमारे उत्तराखंड में क्या क्या मिलता है हमें, शतावरी, अश्वगंधा, कचरी, चिरैता, हरे बहेड़ा आदि जो औषधि हैं वो मिलती हैं। फिर जो मसाले हैं उनमें तेजपात, इलायची, हींग जो आदि मसाले हैं, अखरोट, चिरौंजी, बादाम जैसे हमारे सूखे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स तथा गुग्गल, लाख, रुद्राक्ष, रीठा, भांग आदि अनेक उपयोगी पदार्थ हमें यहाँ पे मिलते हैं। फिर जो चीड़ वृक्ष से लीसा से राल जो रेजिन है ना वो भी मिलती है हमें लीसा से। और बिरोजा जिसका नाम है टर्पेंटाइन और टारपीन बनाया जाता है किससे, बिरोजा के उससे। फिर जो कि वॉर्निश, रंग रोगन, बूट पॉलिश और कांच आदि बनाने में प्रयुक्त होता है, कौन, बिरोजा। फिर जो बबूल आदि लकड़ियों की छाल से रंग, पॉलिश आदि बनाए जाते हैं। बुरांश, ढांग आदि के फूल से रंग बनाए जाते हैं। बेत, वंश, रिंगाल आदि घासों से गृह उपयोगी अनेक सामग्रियां तथा फर्नीचर बनाए जाते हैं। और जो खैर है उसके छाल से कत्था बनाया जाता है। जो भोजपत्र के तने से कागज बनाया जाता है।
ये थोड़ा मैं बताना चाहिए थोड़ा बहुत कि खे से क्या, खे से कत्था बन रहा है, भोजपत्र से क्या बन रहा है, कागज बन रहा है, सेमल, गुरेर और चीड़ से माचिस की तिल्ली, डिब्बी आदि बनाई जाती है। और कपूर जो है उससे कपूर प्राप्त होता है, कपूर के पौधे से। देवदार से आपका तेल बनता है, फर्नीचर बनता है। और जो बिलो की लकड़ी है उससे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्रिकेट के बल्ले किससे बनाए जाते हैं, बिलो की जो लकड़ी है उससे बनाए जाते हैं। ये आ भी रखा है क्वेश्चन, भले इसमें ना आया हो लेकिन कहीं कहीं तो आया है। और जो हमारा वॉलनट व साल है उसकी लकड़ी से क्या बनाता है, वाद्य यंत्र बनते हैं। स्प्रूस से पैकिंग डिब्बे व फर्नीचर बनाए जाते हैं, स्प्रूस से पैकिंग डिब्बे। फिर है कि जो उत्तराखंड है उसका वनदान जो है, वनदान वो बांज वृक्ष है। देखो बांज एक आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है जिसका वानस्पतिक नाम क्या है, क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। ठीक है, और पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं, 5 प्रजातियां हैं। सफेद, हरा, मोरू, भूरा, खरस, ये इतना तो कुछ नहीं, लेकिन 5 प्रजातियां हैं। वांज वृक्ष यहाँ का इंपॉर्टेंट ट्री है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस आदि वृक्ष को राज्य में सीप की जटा कहा जाता है। ठीक है, और वाज जो विशेषकर है सफेद वाज उत्तरांचल की जो पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फिर एक अनुमान के अनुसार बाज के एक वैसे रूप की जड़ों तथा उसमें संरक्षित जो मिट्टी है वो 3.5 घन मीटर पानी को रोक रखने की जो है क्षमता रखती है। और एक अनुमान के अनुसार एक बाज का जो वैश्विक दर से अपने पूरे जीवन काल में ये आपका 1 करोड़ 40 लाख रुपए के मूल्य का पर्यावरणीय लाभ पहुंचाता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक ही प्रमुख उपयोगी जो वनस्पतियां औषधीय हैं, वनस्पतियां औषधियां यहाँ मिलती हैं वो देख लेते हैं एक बार। उत्तराखंड प्राकृतिक वनस्पति का खजाना है। तो चरक संहिता में इस क्षेत्र में वानस्पतिक बगीचा भी कहा गया है, और हिमालय को क्या कहा गया है, हिमवंत कहा गया है। फिर राज्य में जो लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। फिर देखें तो हम जैसे किलमोड़ा की जो पत्ती है उनको किसमें यूज किया जाता है, उसको पीलिया में यूज किया जाता है। घोड़चक को अतिसार में, मरोड़पली को सर्वविष में, और चिराता के ज्वर उतारने में। बाकी और भी चीजें हैं जैसे यहाँ पे अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती, एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक आदि औषधियां भी बनाई जाती हैं। फिर एक और है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री भी है यहाँ पे, चलो तो कुछ नहीं है। कुछ कुछ ट्रीज है, अगर देखना चाहो तो उसको देख सकते हो कि क्या इससे क्या बनता है। जैसे घिंगारू से आपके हृदय रोग के लिए फायदेमंद है, और सिकागाइट के पत्ते से आपके आयुर्वेदिक जो शैम्पू है उससे बनाया जाता है। एक बार इसको अगर किसी को नजर माननी है तो वो मार सकता है। ये जो ममीरा है, पीली जड़ी बोलते हैं, इससे ना सुरमा बनाया जाता है, आंख के लिए बहुत उपयोगी होता है ये। और जो धुनेर है आपका, ये पौधा जो है 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, और ये कैंसर के इलाज के लिए टेक्सॉल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है इससे। कौन सा टेक्सॉल, कहाँ से, धुनेर के पौधे से। फिर कुछ उत्तराखंड में वन नीतियां आई हैं, जैसे 1865 में वनों के संबंधित भारत का पहला कानून जो है भारतीय वन अधिनियम पास किया गया था। फिर इस अधिनियम के बाद वनों की अंधाधुंध कटाई में कमी आई। फिर इसके बाद जो 84 है, इसमें वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना क्या है, वन विभाग लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई, तथा वनों के जो संरक्षण है, विस्तार है, उनके रखरखाव के लिए 1950 में देश भर में वन महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि वन महोत्सव जो होते हैं इनके रखरखाव, संरक्षण और विस्तार के लिए मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है, कब से शुरू हुआ थी, 1950 से आपका वन महोत्सव शुरू हुआ है। तो कि वनों के जो संरक्षण है, विकास एवं प्रशासन को नए सिरे से चलाने के लिए जो नई राष्ट्रीय वन नीति आई थी वो कब आई थी, तो ये आई थी 1952 में, नई राष्ट्रीय वन नीति। और कुछ परिवर्तन के साथ इसे संशोधित किया गया। फिर ये दोबारा आई, कब आई, 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति आई है। और इस नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वन नीति बनाई वही उत्तराखंड में भी लागू है। ये इसकी कुछ आप देखेंगे मुख्य बिंदु हैं। फिर है कि राज्य के प्रमुख बुग्याल, तो ये कुछ नाम है, जैसे सतोपत है, घस्तोली है, रताकोड़ है, लक्ष्मीवन है, ये सभी बुग्याल चमोली के अंतिम गांव माणा के ऊपर है। फिर नंदन कानन का है, नंदन कानन फूलों की घाटी के ऊपर है। और ये फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली के जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर मिलती है ये। और देखो ओली कहाँ है, चमोली में है। गुरसो का है, ओली के पास है। हाथी है, यह जो है क्या है, हाथी पर्वत है, ये हाथी पर्वत है यहाँ पे गुरसो में। चित्रकाठा चमोली में, कुआरी चमोली में, चमोली में मोस्टली आपके बुग्याल है। और चौफिर शिखर भी चमोली में, कल्पनाथ भी चमोली में, और कैला ये बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। बगजी भी चमोली में, रूपकुंड भी चमोली में, वेदिनी सबसे बड़ा बुग्याल जो चमोली में नहीं है ना वो पढ़ लेना, ताकि बाकी समय टिक लगे तो क्या चमोली लग जाए। जैसे केदार काठा आया भी एग्जाम में, केदार काठा क्या है, उत्तरकाशी में है। मानेक, हरकादून, सोनगाड़, देवदामिनी, दयारा और कुछ कल्याण, पौली कांठा, ये सब है उत्तरकाशी में है। ये तपोवन, केदार खर्ग, ये सब उत्तरकाशी में है। फिर है मासरताल और सहस्त्रताल, ये कहा है टिहरी में। जराई, अप्सराओं, खतलिंग, खारसोली सब टिहरी में। रुद्रप्रयाग में हमारे 3 है, मधमहेश्वर, चौकता और बरनी। मधमहेश्वर, चौकता और बरनी।
कफनी का है, कफनी बागेश्वर में एक ही है, पिंडारी ग्लेशियर के पास कफनी। और जो पिथौरागढ़ है इसमें है पिंडारी, नामिक, जोहार, खलिया, चिपलाकोट, रहाली और लड़ी पांगती। फिर है कि जड़ी बूटी संग्रहण और विपणन, संरक्षण एवं शोध के लिए सामान्यतः जो यहाँ की अधिकांश जड़ी बूटियां वो प्राकृतिक रूप से उगती हैं। तो देखते हैं कि राज्य में जो कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के निर्देशन में बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी। ठीक है, कहाँ कब की गई थी? तो 1903 में आपकी बेलाडोना की जो खेती है वो शुरू की गई थी। आज राज्य में अफीम, कुटकी, पायरेथम, जिरेनियम आदि अनेक औषधियां जो हैं और बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती की जाती है। क्वेश्चन हो सकता है बायोडीजल के लिए उत्तराखंड में किसकी खेती की जाती है? तो वो जेट्रोफा की जाती है। बाकी अफीम, कुटकी, पायरेथम और जिरेनियम की भी जो अनेक औषधियां इनकी भी की जाती है। बेलाडोना की कहा 1903 में शुरू गई थी। फिर 1972 में आपकी जो संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग में इसके अंतर्गत शुरू हो गया था, सहकारिता विभाग के। तो जो 1980 है, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई, भेषज। फिर है कि राज्य में जो औषधीय पदार्थों का संग्रहण है वो वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। राज्य में जो औषधीय पदार्थों का संग्रहण है, ठीक है, कहा किया जाता है किसके तहत? वन प्रबंधन जो अधिनियम है उसकी तरह उसको संग्रहण किया जाता है, जो औषधि हमारे पदार्थ हैं। फिर इसके अंदर राज्य में कितनी है? 114 हमारी जड़ी बूटियां हैं जो प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा भारतीय आयात जो प्राधिकरण है उसने 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे कुटकी, जटामासी, अतीस, वन ककड़ी आदि जो है ये प्रजाति के पौधे हैं जो प्रतिबंध हैं। फिर राज्य को जो हर्बल स्टेट घोषित करते हुए जड़ी बूटी के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक, कौन सी? हर्बल स्टेट घोषित करते हुए अपने स्टेट को, तो ये कौन सी बोर्ड है? औषधीय पादप बोर्ड। फिर है संगत पादप कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में संगत पादप केंद्र सेलाकुई की स्थापना की गई। किसकी? सेलाकुई में स्थापना की गई थी संगत पादप केंद्र की। और ये आपके प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी के संस्थान शोध वगैरह के लिए। फिर एक और है कि जड़ी बूटी विपणन एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ऋषिकेश, टनकपुर एवं रामनगर में भी जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है। कहाँ? ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर में। फिर राज्य में 29 जड़ी बूटी विद्यालय, कुछ नहीं है, ये हर्बल गार्डन है। एक लास्ट है कि वनों के प्रकार कितने हैं उत्तराखंड में, तो ये है हमारे 8 प्रकार के। तो वनों के उसमें भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है देखने के लिए कि इनका आपका कितनी ऊंचाई पे है, कितनी वर्षा चाहिए और कौन कौन से यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं। देखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन है, इसमें कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू तथा बांस अन्य प्रमुख है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सेमल जो है कौन से वन में मिलता है, हल्दू कौन से वन में मिलता है, तो ये याद होना चाहिए। उष्ण जो आपका कटिबंधीय शुष्क वन है, इसमें आपके ये ढाक, सेमल, गुलर, जामुन, बेर आदि सब मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो है ये मानसूनी वन भी कहा जाता है इसमें। तो इसमें सागौन, शहतूत, पलास, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल के मिश्रित वन इसके उदाहरण है। कोणधारी जो होते हैं, तो इसमें चीड़ जो है प्रमुख है और ये वनों में शुष्कता रखती है और चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। कौन से? कोन में चीड़ फेमस है। फिर पर्वतीय जो शीतोष्ण वन है, इसमें 1800 से 1700 की ऊंचाई में मिलते हैं। ये इसमें स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस, तो ये कौन से वन के अंदर आते हैं? पर्वतीय शीतोष्ण वन के अंदर आते हैं, साइप्रस, देवदार, फर, सिल्वर। और उत्तराखंड में जो ओक ट्री है उसकी 3 प्रजातियां हैं, बाज, मोरू तथा खरसू। वहीं उप अल्पाइन जो है उसमें कौन से मिलते हैं? स्प्रूस, देवदार, वर्च, ब्लू पाइन, सिल्वर। तो थोड़े आपस में कॉमन हो वो वैसे भी नहीं पूछता है क्योंकि फिर तो वो कॉमन हो जाएगा। जो बिल्कुल ही अलग है, जो सिंगल मिल रहा है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान में कौन मिल रहा है? तो यहाँ आपके जूनियर विलो रेप्स, देखा ना, विलो अभी क्रिकेट की जो बैट है उसको बनाने में काम आता है। तो कहाँ मिलते हैं? अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान में। बाकी और चीजें भी जो है गुग्गल, बिल, जटामासी, कूट, ममीरी, जितने भी ये औषधीय थे जिनका कुछ ना कुछ यूज किया जा रहा था, ये हमें कहाँ मिलते हैं? अल्पाइन में मिलते हैं। और टुंड्रा में आपके घास, काई, लाइकेन आदि जो है वो सब मिलती है। सदैव जो है ये बर्फाच्छादन रहता है, हमेशा इसमें बर्फ ही पड़ी रहती है। कुछ वन संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम यहाँ चली हैं, उनको देखते हैं। जैसे मिश्रित वन खेती मॉडल आई थी, ठीक है। कोट मल्ला जो रुद्रप्रयाग है उसके निवासी जगत सिंह चौधरी जो थे जंगल जी, उन्होंने 30 वर्षों की मेहनत से ये शुरू किया था। तो इनको क्या मिला था? इनको आर्यभट्ट सम्मान 2006 में दिया गया है। किस लिए? मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए। तो जो वृक्ष मानव है वो इनको कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी जो है इनको कहा जाता है वृक्ष मानव। और ये जो कार्य है काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं। फिर जो अपना गांव अपना वन है, ये किस लिए चलाई गई थी? ये योजना गांव में वनों को जोड़ने के लिए चलाई जा रही थी। इसके तहत वन भूमियों में अतिक्रमण हटाकर वृक्षारोपण करना था, मतलब जहाँ पे लोग इसको वो कर रहे थे अतिक्रमण, उनको हटा के वृक्षारोपण। फिर नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना, तो इस योजना के अंदर नागरिक एवं स्वयं वनों में वन विभाग को हस्तांतरित करके उनका वैज्ञानिक ढंग से क्या किया? प्रबंध किया गया। तो जो वन पंचायत है वो कितनी है? तो राज्य में अब तक 12 168 वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है। कितनी?
12,168 वन पंचायतों का। और ये कितने का संरक्षण कर रही है? ये 5.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का संरक्षण कर रही है वन पंचायत। और एक और चीज है, जो नया कानून है उसके अनुसार वन पंचायत के कुल 9 सदस्यों में से जो 4 हैं वो क्या होने चाहिए? वो महिला होनी चाहिए। और जो महिला है उनको कितना % रिजर्वेशन है? वो 50% रिजर्वेशन मिलता है। फिर है कि जो नर्सरियां हैं, वृक्षारोपण की तकनीक को उच्च स्तरीय बनाने के लिए राज्य में कई हाईटेक वन जो नर्सरियां वो स्थापित की गई हैं। तो उसमें से ही एक है आपकी 6 जनवरी 2006 को राज्य में पौधरोपण नीति लागू किया गया था। और ये देश का प्रथम राज्य हो गया था जिसने पौधरोपण नीति लागू की थी। फिर जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है उपरेखाल, आज कई वर्षों से शिक्षक जो है सच्चिदानंद भारती इस संस्था के माध्यम से क्या कर रहे हैं? बरसाती पानी के जल तलाव में रोककर बेकार चले जाने वाले पानी से अधिकतम सदुपयोग को लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूधातोली लोक विकास संस्थान, अभी पहले भी देखा था उपरेखाल। फिर इको टास्क फोर्स जो है भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने और वनीकरण में वृद्धि करने व वनों की सुरक्षा प्रदान करने के प्रदेश में इको टास्क फोर्स का गठन कर किया गया है 2008 और 9 में। इको टास्क फोर्स कब? 2008 और 9 में। तो गाइस ये वीडियो थी उत्तराखंड के एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली उनसे रिलेटेड। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक वीडियो में और लेके आएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल